अभी आ रही है, ठीक है। शुरू कर रहे हैं हम लोग। स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, ध्यान मुद्रा, उसके बाद प्रार्थना। ओम। को बुला सकते हैं। ओम। ओम। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, मान मर्यादा अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, सेवा पर उपकार में हम जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में शकुंतला माथुर जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 4-5 कर चुकी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित हैं, जो हमारे समवायिक फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा तुरे जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पूर्वा बाहेती जी उपस्थित है, जो सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं और आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित हैं, जो हमारे समवायिक फाउंडेशन की उपाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीना वर्मा जी उपस्थित है, जो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायिक फाउंडेशन के सदस्य हैं और एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध। हम लोग वहां के 3 मनीषियों के ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, और दूसरे आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष भी हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सर्राफ सर।
इन 3 मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य गुरुओं के भी हम लोग आदर आदर और सद्भाव व्यक्त कर रहे हैं, उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने शिक्षा दिया, चिकित्सा शिक्षा भी दिया। और वहां संस्थान का जो मोटो था उसको हम लोगों को आगे ले जाने का एक दायित्व भी सौंपा गया। वो मोटो वहां था कि ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन और ईच वन ट्रीट वन। तो हम लोग आपके माध्यम से, ये हमारा संकल्प भी है और हमारी गुजारिश भी है कि आपके माध्यम से यह जो विधा कम खर्चीली है वो जन जन जागरण अभियान का हिस्सा बने। तो आप सब लोग भी जुड़े हैं, इसलिए आप सभी धन्यवाद के और साधुवाद के पात्र हैं। तो हम लोग आज के चैप्टर में शुरुआत करते हैं कि पूर्वा जी, मैं शुरुआत थोड़ा सा कर दूंगा, उसके बाद फिर आप जो है अपनी बात कहिएगा, क्योंकि बेसिकली जो है कुछ चीजें हैं उनको कर दें, फिर उसके बाद हम लोग जो चैप्टर 10 का हमारा वो है, शेयर कर दे रहा हूं। विंडो खोलो पहले। ये था शेयर हो रहा ना? हो रहा। तो हम लोगों का जो चैप्टर था वो चैप्टर 10 एक ही रह गया था बीएचबी में, उसी को हम लोग आगे शुरू करेंगे आज से। तो पूर्वा जी आज उसको पढ़ाएंगे, मेन जो फीमेल सिस्टम है उसको पढ़ाएंगी, लेकिन उसके पहले जो थोड़ी सी बातें हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम की वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर उसके बाद वो पूर्वा जी अपनी बात शुरू करेंगे। तो देखिए हम लोगों का जो सिस्टम है ये कहीं थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये फिर ये किताब में नहीं होगा, वो मिलेगा तो और जगह मिल जाएगा, लेकिन ये वैसे किताब में नहीं मिलेगा। कि जो हम लोग ह्यूमन हैं, मानव जो है, तो मानव जो है उसको कहा गया है होमो, हम लोग जो है मैमल्स में समझे, होमो सैपियंस एक श्रेणी थी, फिर मैमेलिया में मैमल्स कहा गया। तो मैमल्स में जो है वो रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है वो 2 तरह का होता है। एक तरह का जो पौधों में होता है, और एक तरह का होता है जो हम लोग के यहाँ। तो मानव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कांटेक्ट से होता है, और उसमें जो है मेल और फीमेल का कोएशन जरूरी होता है, मतलब मिलना जरूरी होता है उसमें, जबकि हर जगह नहीं है। फिर तो मतलब इसको कहते हैं कि इसको फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको बोलते हैं। एक जो पक्षी वगैरह होते हैं तो ओवी पैरस कहलाते हैं वो, तो वो अंडों के माध्यम से अपना करते हैं, ओवी पैरस कहलाते हैं। तो वो ओवी पैरस जो है जो अंडे के माध्यम से, मतलब अंडा बाहर निकलता है माँ के गर्भ से, और उसके बाद वो अंडा कुछ समय बाद, कुछ गर्मी देने पर या कुछ उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद वो प्रोडक्शन होता है। वो फिर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ पूरा जैसे हम लोग आयुर्वेद पढ़े थे अंडज करके, वो उस तरह नहीं है, हम लोग जरायुज हैं। ठीक, तो हम लोग कहते हैं, उसको उन्होंने शब्द दिया है विवी पैरस। विवी पैरस से जो एनिमल एग के स्थान पर बेबी डिलीवर करते हैं उनको कहा जाता है। अब हम लोगों का जो रिप्रोडक्शन की जो इकाई, अब जैसे सिस्टम है तो कोई इकाई भी होगी, तो हमारी इकाई गैमीट कहलाएगी। नोट कर लीजिए कहीं, ये आगे सेमेस्टर पढ़ेंगे आप लोग, गैमीट कहलाएगी, GAMET, गैमीट। यानी कोई भी होगा गैमीट होगा, तो एक फीमेल गैमीट होगा और एक मेल गैमीट होगा। तो मेल गैमीट को स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमीट को ओवा बोलते हैं, ओवम। ठीक है, तो जो अब
आगे सिस्टम में देखेंगे आप कि जो मैमेलिया होते हैं तो उसमें दो तरह के मैमेलिया होंगे, एक प्राइमेट कहलाएंगे और एक नॉन प्राइमेट। तो प्राइमेट में कौन होंगे? मंकीज होंगे, एप्स होंगे और मैमल्स, ठीक है, तो ये होंगे। और नॉन प्राइमेट में क्या होंगे? ये जो काऊ है, शीप है, ये लोग हैं। तो प्राइमेट में फीमेल में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और बाद में ब्लड की ब्लीडिंग होती है, ये उसका एक सिम्टम है। जबकि नॉन प्राइमेट में उनका साइकिल को ऑस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। तो वो उसमें सब हार्मोनल चेंजेस भी होंगे लेकिन उसमें ब्लीडिंग वाला एलिमेंट नहीं होगा। तो हमारे यहाँ जो मानव में उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है लेडीज में। तो अब हम लोग कह रहे थे जैसे फर्टिलाइजेशन की बात है, तो गैमीट हम लोग कहा जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई गैमीट कहलाएगी। और हम लोग बता चुके हैं कि मेल में स्पर्म कहलाएगी और फीमेल में ओवम कहलाएगी। तो दो कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपको आप पढ़ेंगे आगे चल के जानते हैं, लेकिन उनको उनका बायोलॉजिकल नेम क्या है वो हम लोग नहीं जानते हैं। तो कोइटस जो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको कोइटस कहा जाएगा या कॉपुलेशन कहा जाएगा, COPULATION, कॉपुलेशन कहा जाएगा। फिर जब तक स्पर्म जो है ओवा से ओवा के उसमें मिलने का प्रोसेस नहीं शुरू होगा तब तक कोई चीज हो नहीं सकती, संभव नहीं हो सकती, फर्टिलाइजेशन संभव नहीं हो सकता। तो उसको इंसेमिनेशन बोलेंगे, इंसेमिनेशन बोलेंगे, यानी इंसर्शन ऑफ सेमेन इनसाइड वेजिना। फिर फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन होगा जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों फ्यूज करेंगे तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिल जाएंगे और फ्यूज हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तब उसको बोलेंगे, तब उसका फ्यूजन को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। अब फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो यूट्रस में आकर के, फीमेल यूट्रस में आकर के वो इम्प्लांट हो जाएगा। तो जो इम्प्लांटेशन जब शुरू हो जाएगा उसको हम लोग सामान्य भाषा में कंसीविंग बोलते हैं। तो जो इम्प्लांटेशन होता है उसको हम लोग कंसीविंग बोल देते हैं। फिर हम लोग 280 डेज के आसपास जो है उसकी बेबी की डिलीवरी होती है। तो जो बेबी की डिलीवरी हम लोग शब्द बोलते हैं उसको वहां की भाषा में, बायोलॉजिकल भाषा में उसको पार्चुरेशन बोलेंगे, पार्चुरेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन की बात होगा तो पहले हमारे पास दो थे, एक गैमीट थे, एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट। लेकिन जब दोनों मिल गए और फ्यूजन हो गया तो जो बना उसको जाइगोट बोलेंगे, ठीक है, वो सिंगल सेल का होगा और वो जाइगोट होगा। तो इतनी बातें जो है जो जरूरी है उसके फिर अब आप इसमें पढ़िए कि किसी भी, अब ये जो इसमें अब इस वाले का जो शुरुआत है पढ़ा दूं उसके बाद बता दूं। इसमें जो है हम लोग कहते हैं कि हम लोग स्वतंत्र इकाई कोई हम लोग का जो सेक्स है वो कैसे निर्धारित होगा। तो उसके लिए इन्होंने बताया है कि नंबर 1 क्रोमोसोमल सेक्स और जेनेटिकल सेक्स इसको बोलेंगे। तो यानी हमारे यहाँ क्या हुआ कि जो स्टडी की गई तो उन्होंने दो तरह के दो फैक्टर्स कहे। तो उन फैक्टर्स का नाम बाद में उन्होंने दिया एक्स फैक्टर और वाई फैक्टर। उसको उन्होंने अपनी भाषा में, मेंडल ने अपनी भाषा में कहा इसको, तो उन्होंने फैक्टर्स कह दिया। और वो फैक्टर्स क्या हुआ उसको बोले कि जो हमारे, हमने सेल में पढ़ा था कि सेल में हमारे जीन्स होते हैं। तो जीन्स जो ट्रांसफर होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो वो उस तरह का जो उनको फैक्टर्स कहा गया। वो फैक्टर्स में एक एक्स फैक्टर था, एक वाई फैक्टर था। तो एक्स फैक्टर में देखा गया कि जो एक्स फैक्टर है वो बड़ा है और वाई फैक्टर छोटा है, ठीक। तो बस इतना समझिए साइज के हिसाब से एक्स फैक्टर बड़ा है और वाई फैक्टर छोटा है। इसके बाद क्या हुआ कि जब आपने डिसाइड करना हुआ तो उन्होंने कहा कि वर्चुअली कुछ देखा गया कि अगर कैसे पता करें कि हम लोग पूरे, हम पेड़ हैं कि हम मनुष्य हैं कि हम पशु हैं कि पक्षी हैं। तो सब एक स्टैंडर्ड है, सबके इन फैक्टर्स का एक स्टैंडर्ड है और सबके उसमें ही कोई ना कोई, जैसे हम अगर कहना चाहें हम लोग तो हम लोग अपने कहेंगे कि हम लोग 46
मतलब 23 पेयर जिसको बोलेंगे, तो हम लोग कहेंगे 23 पेयर हमारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो उनको हम क्रोमोसोम शब्द बोल देते हैं कि क्रोमोसोम है। तो वो ऐसे ही क्रोमोसोम हर जगह है, पौधे में भी है, पेड़ में भी मिलेंगे आपको, पक्षियों में मिलेंगे, सबका स्टैंडर्ड है, किसी का 22 होगा, किसी को 50 होगा, किसी का 2 होगा। तो मतलब यानी ये स्टैंडर्डाइजेशन जो है वैज्ञानिकों ने किया कि सबका क्लियर है। अगर हम 46 की बात कर रहे हैं, यानी 23 पेड़ की बात कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि हम लोग मानव की बात कर रहे हैं। उससे ये पता लगाना सरल हो गया। अब उसी में ये जो आए फैक्टर्स, इन फैक्टर्स में 22 पेयर ऑटोसोम इसलिए कहलाए कि इसमें एक तरह की चीजें होती, जैसे वो बताएंगे कि आपका शरीर की लंबाई कितनी है, जो जो माता पिता से मिला वो ये हुआ कि आपकी लंबाई कितनी है, आपकी चौड़ाई कितनी है, आप कैसे हैं, आपकी नाक कैसी है, आपके कान कैसे हैं, आपकी आंखें कैसी हैं, आपका शरीर कैसा होगा। ये जो वो हुए वो 22 पेयर क्रोमोसोम्स में निहित हो गए। अब एक बचा एक पेयर जो ये डिसाइड कर रहा था कि आप मेल हैं कि आप फीमेल हैं। तो उसके लिए जो क्रोमोसोम का लेवल पर हुआ, यानी क्रोमोसोम के रूप में हुआ, तो एक को एक्स फैक्टर कहा गया और एक को वाई फैक्टर कहा गया। तो एक को एक्स क्रोमोसोम और एक को वाई क्रोमोसोम कहा। ये पाया गया कि जो अगर फीमेल है तो उसमें दोनों में ये वाला जो फैक्टर है, जो डिसाइड करने वाला चौथा मतलब 23वां पेयर है, वो उस पेयर में लेडीज मतलब अगर फीमेल है तो एक्स एक्स दोनों में होगा, यानी दो एक्स फैक्टर और एक्स फैक्टर दोनों में होगा। जबकि अगर मेल होगा तो एक एक्स फैक्टर होगा और एक वाई फैक्टर होगा। तो ये इस बेसिस पर, जबकि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि एक्स फैक्टर और वाई फैक्टर, एक्स फैक्टर बड़ा है और वाई फैक्टर छोटा है। तो यानी ये हुआ। लेकिन उसमें एक बाद में उन्होंने एक और थ्योरी दे दिया कि डोमिनेंस का थ्योरी। डोमिनेंस की थ्योरी क्या हुआ कि अगर किसी फैक्टर में एक्स और एक्स फैक्टर दोनों हैं तो यहां डोमिनेंस का, क्योंकि दोनों एक्स है इसलिए कोई डोमिनेंस की बात नहीं आएगी। लेकिन अगर एक्स और वाई है तो एक डोमिनेट करेगा, तो उसमें ये पाया गया कि वाई डोमिनेट करेगा, यानी वाई ही डिसाइड कर देगा कि वो क्या है। तो इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति में एक्स और वाई दोनों निहित हैं तो वाई फैक्टर जो है वो डिसाइसिव फैक्टर हो जाएगा और उसी के आधार पर सेक्स का डिटरमिनेशन हो जाएगा। यानी वाई फैक्टर डोमिनेंस का फैक्टर था। इसलिए आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे कि अगर अगर ये कहते हैं पेरेंट्स में या कुछ कहा जाता है समाज में कि डिसाइड कौन करता है, लेडी डिसाइड करती नहीं, क्योंकि एक्स फैक्टर और वाई फैक्टर दोनों मिले हुए हैं, इसलिए जहां भी वाई फैक्टर होगा वहां एक्स वाई दोनों होगा, तो वाई फैक्टर डिसाइड करेगा कि वो क्या कैरेक्टर होगा। तो 22 पे तो ऑटोसोम हुए और ये 6 क्रोमोसोम कहलाएगा। ये जो एक पेयर होगा वो 6 क्रोमोसोम कहलाएगा, और जहां एक्स और वाई दोनों होगा वहां वाई जो है डिसाइसिव फैक्टर कहलाएगा। तो इसलिए, और ये टेस्ट, ये वाला टेस्ट, पहला टेस्ट कि मेल है कि फीमेल है, तो पहला क्रोमोसोमल 6 डिसाइड होगा। लेकिन क्रोमोसोमल 6 आपको दिखाई नहीं पड़ सकता है, सामने तो दिखाई पड़ेगा नहीं। जब तक कोई टेस्ट नहीं होगा क्रोमोसोम का तब तक ये डिसाइड नहीं हो सकता कि वो क्या है। तो पहला तो ये हो गया, तो क्रोमोसोमल 6 को बोलेंगे। दूसरा हो गया गोनाइडल 6। अब गोनाइडल 6 में होगा कि गोनेट्स कैसे है, तो गोनेट्स अलग चीज हो गई, क्रोमोसोम अलग हो गया। क्रोमोसोम तो किसी टेस्ट में ही आ पाएगा कि आपका कौन सा है, लेकिन गोनाइडल 6 तो दिखाई पड़ सकता है कि अगर टेस्टीज हैं तो वो मेल होगा, अगर ओवरीज है तो फीमेल होगी। ये हो गया। फिर ये गोनाडल सेक्स क्या हुआ, इन सब में क्या हुआ, तो ये ऐसे ऑर्गन हैं जो प्राइमरी ऑर्गन कहलाए, और ये प्राइमरी ऑर्गन क्या डिसाइड कर रहे थे, इनमें कोई हार्मोनल परिवर्तन हो रहा था या ये हार्मोन्स निकाल रहे थे, ओवरी भी और टेस्टिस भी, और उनके साथ साथ यही जो अब गैमीट्स का है, तो गैमीट का फॉर्मेशन यही कर रहे थे। टेस्टिस जो है गैमीट का, मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, और ओवरीज उधर फीमेल गैमीट का यानी ओवम का फॉर्मेशन करेंगी। तो जो फॉर्मेशन कर रहे हैं गैमीट का वो टेस्टिस और ओवरीज का है, वही गोनेडल सेक्स हुआ।
ये तो बाहर से भी जाना जा सकता है। फिर जेनाइटल सेक्स, फिर जेनाइटल सेक्स की बात निर्णायक हुआ कि अगर पेनिस है तो मेल होगा और वेजिना है तो उधर वो फीमेल होगा। ये भी आप बाहर से देख सकते हैं, केवल क्रोमोसोम सेक्स है उसकी बात। लेकिन एक और पॉइंट आया कि इन सब के बावजूद एक बार साइकोलॉजी हुई। साइकोलॉजी में ये हुआ कि क्या वो मेल है या फीमेल है, इन सब के आधार पर हुआ। लेकिन मानसिकता बताना पड़ेगा कि अगर उसकी मानसिकता क्या है, अगर मानसिकता मेल के होने पर फीमेल की मानसिकता है तो वो जो इन सब के होने के बावजूद कहीं विसंगति है। उसी तरह अगर फीमेल भी है, सारी चीजें हैं, क्रोमोसोम सेक्स में भी लेडी एक सेक्स है, ओवरीज है, वेजिना है, इसके बावजूद अगर साइकोलॉजी उसकी पुरुष की है तो वो एक कहीं डिसाइसिव फैक्टर है कि वो भी ये तय करेगा कि वर्चुअली प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जरूर है। तो ये इस तरह के उसमें आए। अब इन्हीं सब इसी मानसिकता में तमाम परिवर्तन होते हैं। तमाम ये मानसिकता के जो रोग, भाई आपको अल्टीमेटली हम लोग चिकित्सा करनी है, हमारे पास मानसिकता वाले भी रोग आ सकते हैं कि भाई मानसिकता तो है, तो उसमें कई तरह की मानसिकता है। देखिए, एक होती है सेक्सो एस्थेटिक इन्वर्जन। तो ये उसमें क्या होता है कि अपोजिट सेक्स के व्यवहार उससे प्रभावित होते हैं। तो वो क्या होते हैं, अगर आप वैसे हैं तो आप वो उनको उसी तरह चाहते हैं कि अगर हम मेल हैं तो फीमेल की तरह बिहेव करें और फीमेल है तो मेल की तरह बिहेव करें। ऐसा भी होता था अपोजिट के लिए। दूसरा होता है यूनिज्म। एक होता है कि कोई पुरुष के लिए बीमारी है कि कोई पुरुष नारी के व्यवहार और चाल ढाल को अगर अपना रहा है तो यूनिज्म कहलाएगा ये। फिर एक होगा ट्रांसवेस्टिज्म। इसमें क्या होता कि अपोजिट सेक्स के वस्त्रों को पहनने की लालसा, जो भी अपोजिट सेक्स है उसके वस्त्रों को पहनने की अगर लालसा है तो इसको भी, ये भी बीमारी होती है, ट्रांसवेस्टिज्म कहलाती है ये। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, आगे चल के इसी पढ़ें कि देखिए, सब में हमने कहा कि 22 और प्लस 1 पेयर तो हुआ, तो यानी 44 तो आपके पास वो हो गया को ऑटोसोम। तो ऑटोसोम माने हुआ जो और गुण है आपके शरीर की लंबाई, चौड़ाई, आंखें, गाल, कान, नाक, पैर, हाथ पैर कैसे होंगे, ये निर्णायक जो है ये अपना वो, जैसे आपको कोई ब्लू पेपर कोई लिखा हुआ है, सब में तय है कि कौन कौन चीज आपको कहाँ कहाँ होंगी, ऐसे पूरे तैयार है। वही तैयारी जो है इसमें 44 की होगी। तो ये 44 हो गए। मेल जर्म सेल में एक्स और वाई होंगे। तो जब आगे डेवलपमेंट होता है तो अभी तो आपके पास 44 एक्स वाई है, लेकिन जब आगे प्रोसेसिंग होती है टेस्टिस में, तो उस प्रोसेसिंग में वो 2 में बढ़ जाते हैं। एक 22 एक्स हो जाएगा, एक 22 वाई हो जाएगा, आधे आधे बढ़ जाते हैं। तो जैसे 44 एक्स प्लस वाई है तो 22 इधर हो जाएंगे और एक में एक्स हो जाएगा और एक में 22 में वाई हो जाएगा। अब उधर लेडीज में क्या है, 44 तो है, उसमें एक्स है तो उसमें 22 एक्स एक पे होगा और एक 22 एक्स, वहां भी डिवीजन हो जाएगा। अब डिवीजन हो गया। अब इन डिवीजन के आधार पर अगर 22 एक्स और 22 एक्स उधर से मिले तो कोई बात नहीं, 22 एक्स उधर है। अगर इधर 22 एक्स वाला मिल गया उधर से तो वो लेडी ही जो उत्पन्न होगी संतान, वो लेडी होगी, मतलब लड़की होगी। अगर 22 वाई कभी 22 एक्स इस वाले सेल से मिल गया तो जब इनका फ्यूजन हो गया तो उसके पास हो जाएंगे 44 और एक्स और प्लस वाई हो जाएगा। तो इसलिए वो डिसाइडेड हो जाएगा कि वो वाई डोमिनेंट है। तो वाई डोमिनेंट का मतलब हुआ कि वाई की कैरेक्टर आ जाएंगे, यानी मेल की कैरेक्टर आ जाएंगे सब में। तो ये इसलिए ये प्राकृतिक नियम में है कि जाइगोट हम लोग बताया था ना कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल इकाई जो है, जब यहाँ तो स्पर्म है लेकिन जब बनेगा पहली बार तो एक सेल का जो बनेगा वो जाइगोट कहलाएगा। एक सेल का जब फ्यूजन हो जाएगा लेडी और पुरुष का, तो उसमें क्या होगा कि जाइगोट जो बनेगा, जो एक सेल वाला बनेगा वो जाइगोट कहलाएगा। और उस जाइगोट में
वाई क्रोमोसोम्स हमेशा डोमिनेंट होगा, ये प्राकृतिक नियम है। एक्स और वाई, जो मेंडल की थ्योरी है उसके हिसाब से एक्स और वाई अगर होंगे तो वाई जो है हालांकि छोटा है लेकिन यही डोमिनेंट फैक्टर होगा। इसलिए बच्चे में जेनेटिकल सेक्स का सूत्रधार पिता ही होगा। ये जो है अवधारणा समाज में जो प्रचलित है उसके अगेंस्ट एक थ्योरी है। ये थ्योरी है कि जाइगोट में ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि अगर एक्स और वाई दोनों होगा तो भी वाई डोमिनेंट होगा। तो अगर एक्स वाई नहीं मिला तो नेचुरली तो फादर का ही रोल इसमें अधिक है। अब कुछ विसंगतियां हैं, फिर चर्चा करके हम सौंप देते हैं। अब कभी ऐसा हो गया किसी उसमें कि 45, देखिए एक, अब एनोमलीज क्या है सेक्स क्रोमोसोम की, 45 XX हुआ या 45 XY हो गया। तो अब इसमें देखिए, इसमें अब देखिए दो शब्द और बता देता हूं। एक अब जानिए उसको जानना जरूरी है। वो एक होता है जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप माने हुआ जो आप देखने में दिखाई पड़ रहे हैं, वो आपका फिनोटाइप है। यानी आप देखने में दिखाई दे रहे हैं कि आप पुरुष हैं, देखने में दिखाई दे रहे हैं आपकी नारी हैं, तो ये आपका जो है जीनोटाइप हुआ। लेकिन रियल में क्या है, वो ये फिनोटाइप हुआ। और रियल में क्या है, वो जीनोटाइप डिसाइड करता है। यानी जब तक आपको ये तय ना हो कि क्रोमोसोम्स में क्या है, सारी चीजें जो ऊपर की 3 वह है, तब तक आप नहीं, तो उसको जीनोटाइप कहा जाता है कि असल में आप क्या हैं। ये एक्स वाई क्रोमोसोम की जांच पर ही मालूम होता है, लेकिन देखने में क्या है आप, वो अलग पॉइंट है। तो देखने वाला जो है वो फिनोटाइप कहलाता है और जो असल में होता है वो जीनोटाइप कहलाता है। बस 2 फैक्टर कहीं नोट कर लीजिए, आगे चल के आपको जरूर ये शब्दों का सुनने को मिलेगा कि जीनोटाइप है फिनोटाइप है। तो इसलिए तो अब इसमें देखिए 45 XX, अब इसमें क्या है, इसमें XX में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, XX से मतलब लेडी होना चाहिए उसको, लेकिन 44 की जगह 45 हो गया। तो ये विसंगति, आप ही लोग बताइए, विसंगति सेक्स क्रोमोसोम की है कि विसंगति ऑटोसोम की है? कोई बताए। हेलो, सर मेल का ही डोमिनेंस होगा क्योंकि वाई तो डोमिनेट करेगा ही करेगा। ना 45 XX है, तो इसमें तब तो 2 विसंगति आती ना। अभी एक ऑटोसोम की और एक होती है सेक्स क्रोमोसोम की, तो यहाँ तो XX दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऑटोसोम की होगी ना सर, जो है विसंगति। ऑटोसोम की हो गई, यानी एक्स वाई होगा तब जो है उसका होगा सेक्स का। ये यानी क्या होगा, इसमें लेडी होगी तो लेडी ही होगी, लेकिन ऑटोसोम की गड़बड़ी होगी, कोई नाक इधर हो जाएगी उधर, स्ट्रक्चर में वो परिवर्तन आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? 45 XX तो बिल्कुल सही है। तो XX में हम लोग का पढ़े ना कि 44 इधर होने चाहिए और XX होना चाहिए, तो XX तो है लेकिन 45 है, 44 की जगह एक और ऐड हो गया, यानी जैसे 6 उंगली हो जाती है सर, जैसे 6 उंगली हो जाती है। हाँ, इस तरह से कुछ विसंगतियां शरीर में जो स्ट्रक्चर में हो जाएंगे। हाँ, तो इसमें वर्चुअली जीनोटाइप कोई गड़बड़ी नहीं है, फिनोटाइप गड़बड़ी है। जो जैसा शक्ल दिखाई पड़ रही वो थोड़ा डिफरेंट लगेगा, ठीक है, क्योंकि 45 है। उधर 45 XY वहां भी सही है, XY है माने पुरुष हो गया, XY माने पुरुष। अब 45 है तो 44 प्लस 1 माने 1 अलग से आ गया है, तो वो जो है ये आपको जो पुरुष तो होगा लेकिन उस पुरुष में कुछ, इसीलिए ये जो है वो सेक्स ये वर्चुअली लिखा जरूर है लेकिन ये सेक्स क्रोमोसोम की विसंगति नहीं है, ये ऑटोसोम की विसंगति है। क्लियर? अब आगे पढ़िए, हम ये बताना चाह रहे हैं, इसी को यही समझ लीजिए, आगे चल के काम देगा। टर्नर सिंड्रोम विद 44X, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या गड़बड़ी है, और बताइए कोई, धनंजय रुक जाओ, और बताइए कोई बताइए, जो समझना है ना, क्योंकि पढ़ना हम लोग को समझना है, इसके बाद आगे फिर शुरुआत होनी है।
44X है। 44X है, डबल एक्स नहीं है सर। हाँ यस, एक्स नहीं, डबल एक्स हो या एक्स वाई हो, 44 तो है, ऑटोसोम सही है, ऑटोसोम में कोई गड़बड़ी जी, नहीं है। ये सेक्स में एक जो एक्स वाई होना चाहिए, एक्स एक अकेले एक्स है, या तो एक्स वाई होता या एक्स एक्स होता, तो इसमें जो है ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक ठीक है, तो ये जो है ये सेक्स क्रोमोसोम की विसंगति है, क्योंकि 44 तो सही है, ऑटोसोम सही है, 42 पेयर है, मान 44 वो सही हो गए, लेकिन एक्स आया, या तो एक्स के साथ वाई होना चाहिए या एक्स के साथ एक्स होना चाहिए, लेकिन वो कमी है। तो वो कमी जो है आप देखिए इसमें सब ये जो रिजल्ट है आपको, वो ये सेक्स क्रोमोसोम की विसंगति है। फिर लेकिन ये महिलाओं का ही सर जो है उसमें विसंगति आएगी, जो है लेडीज में एक्स एक्स, चूंकि एक्स लिखा हुआ है ना, इसलिए हाँ। एक्स कुछ आगे, जब तक वाई नहीं होगा तो वाई डोमिनेंट नहीं होगा। डोमिनेंट वाला कोई कैरेक्टर है ही नहीं इसमें। फिर क्लेनफिल्टर सिंड्रोम विद 44XXY, देखिए अब बोलिए 44 भी सही है ना, 44 तो सही है, ऑटोसोम सही है, और लेकिन XXY ये कैसे हो गया? तो यानी ये तीन जो आए वो तीनों में वाई भी है और डबल एक्स भी है, तो यानी देखिए पूरे सब पढ़िए, ये भी क्रोमोसोम की विसंगति है। 44 सही, ऑटोसोम सही है 44। इन्हीं विसंगतियों से सर जो है ये थर्ड जेंडर जो होते हैं, इन्हीं विसंगति वो होती भी, है। हाँ वो भी थोड़ा सा, और उनमें सभी गड़बड़ होता है, वो उसी तरफ होता है, उसी में है, ये होता तो है वही वाले में। ठीक है, फिर ये जो है उसमें देखिए 46, उस वाले जो लास्ट वाला जो है चौथा बोल दिया है, ये अच्छा, इसमें 46 है, उसमें दोनों हो गए, उसमें 44 भी नहीं होगा, दोनों चीजें हैं दोनों उसमें। चीजें जो है। हाँ, ऑटोसोम की गड़बड़ी है, 46 है और XXY है, और 46 XXYY है और 46 X है, ऑटोसोम सेक्सोसोम दोनों में है। दोनों में, तो यानी इनमें दो है, क्रोमोसोम की विसंगति भी है और जो ऑटोसोम की विसंगति भी है। बस इतना आपको पढ़ाना था। और अब उसके बाद पूर्वा जी आपको हम वो सौंप दे रहे हैं, आप अपना वो इसमें करेंगे, इसी आगे करें कि आप अपना शेयर करेंगे? मैं तो वो बताती हूँ, पहले अपन स्टार्ट करते हैं, हम लास्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, हम वो एंडोक्राइन ग्लैंड से शुरू करेंगे। इसमें दिखा हुआ था, ओवरीज में देखा था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो दो हार्मोन बनते हैं, आते हैं, वो अल्टीमेटली अपने फीमेल्स को फीमेल बना, मतलब गर्ल को फीमेल बनाते हैं। बेसिकली पहला पॉइंट तो यहाँ से है। अब हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन, धीरे धीरे हम हर उसका भी यूज समझेंगे और आगे चलते जाएंगे। फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन के 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब उसके ऑर्गन्स को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स और एसोसिएटेड ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं लाइबिया मेजोरा और लाइबिया माइनोरा और क्लिटोरस, ये 3 होते हैं जो बाहर होते हैं और ये वजाइना को प्रोडक्शन देते हैं। और अब इंटरनल ऑर्गन्स जो मेजरली हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उनमें एक आता है ओवरी, फिलिपिन ट्यूब, यूट्रस एंड पेट्रोनेलिया ग्लैंड्स। अब इसमें से जो सबसे हम इसमें से बोल सकते हैं कि ओवरीज जो है प्राइमरी है, बाकी सब सेकेंडरीज है। अब हम समझते स्ट्रक्चर होता क्या है। यूट्रस होता है, सर आपको मिला वो फोटो? हाँ, फोटो निकाल देता हूँ। ये दिख रही है फोटो? हाँ ठीक ठीक, एक सेकंड, दिख रही है। हाँ तो अब देखिए, मेरे को नहीं दिख रही है, ठीक है, एनीवेज मैं निकालती हूँ। अब इसमें क्या होता है, ये जो है ये ओवरी, वो कर रही है ना, बेसिकली ओवरी है जहाँ पे सेल सबसे, अपना जो एग है वो ओवरी में सबसे पहले बनता है। तो ओवरी में बनने के लिए सबसे पहले हमारे हाइपोथैलेमस से कोई मैसेज जाता है कि अब वो प्यूबर्टी एज पे आ गई है, तो अब आप वो
एक सेकंड एफएसएच एंजाइम को सिक्रेट करो, तो एफएसएच आता है, वो एफएसएच इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, वो अपने इसके पास ओवरी के पास आता है और ये अपनी ओवरी को स्टिमुलेट करता है ताकि वो ओवरी में ये ओवरी बनना शुरू होए। अब इस ये जब बनने लगते फॉसिकल्स बनने लगते हैं तो इसमें अंदर एग बनता है, ग्रेजुअली मैच्योर होता है, जब मैच्योर होता है तो ये ऑलमोस्ट एग जब रेडी हो जाता है, इसमें एक्चुअली मैं शुरू करती हूँ, जब हम बेबी पेट गर्भ में होती है ना, तब हमारे पास ये जैसे हमने जब उसमें सीए में पढ़ा था ना कि ये किडनी के पास में वो जो वो होता है, वो हमारे बाय बर्थ आता है, सब बाय बर्थ जो किडनी लेके आती है ना, क्या कहते हैं उसको, एनर्जी जो आती है वो एक बाय बर्थ आती है, वैसे ही एक फीमेल की बॉडी में ये एग्स शुरू से होते हैं, जब हम गर्भ में होते हैं तब हमारे पास 6 मिलियन एग होते हैं। इसको फॉलिकल्स बोलते। देखिए ऐसा है, हाँ, फॉलिकल। लेडीज में और जेंट्स में थोड़ा सा अंतर ये होता है, मैं शुरू में पूरा बता दूं। लेडीज में क्या होता है कि जैसे जन्म लेते हैं तो जो एम्ब्रोजेनिक पीरियड है, एम्ब्रायो में जब आप गर्भ में हैं तभी उसमें क्या होता है, वहां फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और वो फॉलिकल्स बनना शुरू हुए और शुरू होने के बाद उसके 3-4 जो फेज होते हैं, उस फेज के बाद वो पहले ही फेज में रोक दिए जाते हैं, यानी उसमें प्राइमरी ओसाइट, जिसको oogenesis बोलते हैं, ओवा बोलते हैं, तो oogenesis उसको बोलते हैं, ओवा बनने की प्रक्रिया को। तो oogenesis की प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन वो बीच में ही प्रोफेज में ही रोक दी जाते हैं। वो उसके 3-4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज करके, तो वो पहले फेज में ही उसको रोक देते हैं। अब रोक दिया, उस समय तक लगभग आप समझिए 10-20 लाख फॉलिकल्स माने एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर, ये जो बने हुए हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें ये वाले, ये सब ये स्ट्रक्चर्स हैं ये, ठीक है, जो एग्जिस्ट कर रहे होंगे बाद, पहले नहीं, जब ब्रेक होने के पहले के, तो ये फॉलिकल्स स्ट्रक्चर्स हैं पूरे ओवरी में, ये होते हैं। ऐसे फॉलिकल्स समझ लीजिए कि लाखों की संख्या में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब जन्म हुआ तब भी काफी कुछ उसमें नष्ट हो जाते हैं। जब नष्ट हो गए तो 6 मिलियन से 1 मिलियन पे आ जाते हैं, लगभग 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स जब बच्चा जन्म लेता है, बच्ची जन्म लेती है, उस समय तक उसके ओवरी में रहते हैं। अब यहां से जन्म हो गया, अब जन्म होने के बाद फिर सारा प्रोसेस रुक जाता है, और कुछ अभी फॉलिकल्स जो है डिस्ट्रॉय होते रहते हैं सिस्टम में, लेकिन एट द एज ऑफ 13 फिर ये डेवलप करते हैं। वहां से पूर्वा जी शुरू कर रहे हैं ना। हाँ, फिर एक्चुअली द थिंग इज, ये बताना इसलिए जरूरी था कि जो मेनोपॉज आते हैं वो तब आते हैं जब ये जो अब वापस से जब हम पैदा बड़े हो गए तब वापस से फॉलिकल्स नहीं बन रहे, तो ये जो हमारे बचपन से जो मिले वो ही रहेंगे। तो जब ये खत्म हो जाते हैं तो हमारा मेनोपॉज का पीरियड आने लगता है, और हमने बहुत जनों को सुना होना कि एक एज के बाद कंसीव करना मुश्किल हो जाता है, वो इसीलिए क्योंकि हमारे फॉलिकल्स की ग्रेजुअली हमारी कमी होती जा रही है, तो वो ऑब्वियसली जो चीज कम होती जा रही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसीविंग भी धीरे धीरे कम होती जाती है, इसीलिए एक एज के बाद कंसीव करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो अब ये होता है जब वो प्यूबर्टी आती है तो हाइपोथैलेमस के पास एक मैसेज जाता है कि भाई अब वो ओवरी जो है, ओवरी एक अनइवन सा स्ट्रक्चर होता है, ये जो यूट्रस के पास लटका सा रहता है, तो वो बताता है कि ओवरी इतनी डेवलप अब हो चुकी है वापस से कि वो आप फॉलिकल्स को बना सकती है, मेच्योर करके एग में कन्वर्ट कर सकती है। तो जब ये हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाता है तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन को सिक्रेट करती है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलती है, वो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन आता है, उसको बोलते हैं एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिव हार्मोन, की फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करो कि वो एग में कन्वर्ट होए। तो ये प्रोसेस शुरू होता है। अब इसमें क्या होता है, एक पाउच में
एक नहीं, बहुत सारे, मतलब एक्चुअली क्वांटिटी मुझे नहीं पता, बहुत सारे एग्स डेवलप हो रहे होते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे पावरफुल होता है वो डोमिनेट करके बाकी सब एग्स खत्म हो जाते हैं, बस अल्टीमेटली एक ही एग बचता है। तो जब वो एग डेवलप हो जाता है तो फिर वापस से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से एक और हार्मोन डेवलप होता है, उसको बोलते हैं एलएच। वो जाके क्या करता है, ये इसको रक्चर करता है, इसको, ये देखा, ये रक्चर ओव्यूलेशन हो रहा है, इसमें एक लिखा हुआ है, रक्चर किया और एग को बाहर निकाल दिया। एग को जब वो बाहर निकलता है तो ये जो ये है फिलिपिन ट्यूब के जो ये फिंगर प्रोजेक्शन है ना, ये उस एग को पकड़ लेते हैं और ये जो एग होता है ये फिलिपिन ट्यूब में घुस जाता है। अब लेकिन जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, इसके बीच में भी उसकी ये फोटो जो ये है फॉलिकल्स का जो पाउच है, उसकी फोटो दिखा दो ना। सर फोटो मैंने मेरी तरफ से दी, पहुंची नहीं क्या? नहीं नहीं, हमारे पास, अच्छा हम हमको दिखाए, हमको देख रहा हूँ मैं, हमारे पास मुझे कहाँ। लगा कि इमेज शेयर हो चुकी है। अरे हम इसको दिखा दे रहे हैं, हम इस फोटो को दिखा दें, देखो ये हाँ फोटो तो है। मुझे लगा इमेज शेयर हो गई, मैं तो बंद कर दी, मुझे लगा दिख रही है इमेज। ये फोटो, ये देखिए, ये वाली फोटो नीचे वाली, ये फोटो है, ये फोटो, ये ओवरी है, ये ओवरी है, और ये जो है आपका यहाँ पर ये, हाँ ये नहीं दिखाई दे रहा, प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा, दिखाई नहीं दे सर रहा एक है। सेकंड, मैं तो खुद कंफ्यूज हो गई। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं इसको लाता हूँ प्रेजेंटेशन में। मैं स्टॉप शेयरिंग करूँ ना मेरी? आपकी शेयर आप करो, शेयर शेयर करो, फिर छोड़ो। नहीं मेरे हम से नहीं हो रही सर, आप ही करिए, मेरे से नहीं, मेरे को आता ही नहीं है। अच्छा रुकिए, हम देखते हैं, इसमें इसमें करके हम देखते हैं। हो गई थी ना सर, हो गई थी शेयर। शेयर हो गया, अब हो गया, वापस चली गई सर, वापस हो, चली गई। नहीं हो रहा। अभी वापस चली गई, हो गई थी शेयर। अच्छा तो टेक्निकली जो है कौन सी, ये वाली करनी है? तो मैं कभी चलाते मैं बताती हूँ। तो ये जब ये हो रहा होता है, जब वो फॉलिकल्स में एग बन रहा होता है, तब भी वो फॉलिकल्स एक वो हार्मोन को सिक्रेट करता रहता है, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन क्या करता है, नहीं हो रहा है सर, जाता है। शेयर नहीं हो रहा है सर। अच्छा अपनी बुक खोलिए, बुक में भी है वो फोटो, वो थोड़ी क्लियर कम है लेकिन बुक में भी है। सर बुक से खोलिए, मैं बुक से बताती हूँ। बुक का खोल दीजिए, वो पेज नंबर मेरे तो 117 पे है। मेरा लेकिन शेयर नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों। सर वो शेयर नहीं पा रहा, शेयर कर नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ से शेयर करूँ। विंडो में शेयर तो पीडीएफ नहीं है ना ये? हुआ शेयर, हाँ हो गया, हो गया। चल लगेगा, अभी हुआ था। हुआ। ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। इसको घाटा, ये डाल, नहीं ये नहीं हो रही, नहीं हो रही। हो गया है। हम बढ़ा दें? फोटो पूर्वा जी का है क्या सर? मेरी आई थी फोटो, पूर्वा जी का है। आ गई है फोटो? हाँ आ गई है। तो ठीक है। ये तो उसकी फोटो है केवल। पहले आई थी, वो चली गई, अरविंद सर ने ही शेयर की थी, अब वो पहले की आ गई पिछले है। वाली फोटो है जो हाँ, तो जिसपे आप बात कर रहे हैं। हाँ तो इसमें देखिए ना, एक नीचे कॉर्पोरेट लेटर करके दिख रहा है। वो इस शेयरिंग में वो नहीं आ पाएगी ना फिर। एक बार मैं इसी से पढ़ाती हूँ।
कम से कम गठबंधन पे ना आ रही क्योंकि चलिए ना राजनीति को जिस तरह से विषैला, जिस तरह से द्वंद्वपूर्ण, जिस तरह से आज हालत बिगाड़े, ये पूरा देश देख रहा है। अच्छा नहीं मतलब वो तो पहले कर दिया तुम, ये सब छोड़ दो तो पहले तो तय कर दो, तो मेरे को आता नहीं है। हाँ ये शेयर हो रहा है? हो गया अभी शेयर हुआ सर। हुआ ना? हाँ हुआ। हाँ पूर्वा, ये वाला है। इसको थोड़ा बड़ा कीजिए सर। आ गया है सर, दूसरा आ गया। दूसरा चला जाओ। ये बड़ा कैसे करें इसको? नहीं ठीक है सर, दिख आप तो रहा है। कर सकते हैं, अपन भी बड़ा कर सकते हैं, अपने हाथ से कर लीजिए। हाथ से कर हो गया। हो जाता है तो हम कर सकते। इसमें, ये आप क्यों करेंगे? हो गया सर, हम कर सकते हैं अपना, जैसे अपना बड़ी कर सकते छोटी हैं कर सर। सकते हैं ना। हाँ हम लोग भी कर सकते हैं अपना। हो गया पूर्वा जी, हो गया। आप देखिए ना, ये ओवरी के अंदर क्या होता है ना, जब ये इसमें लेकिन वो नहीं देखा, एग निकल के जब बाहर निकलता है ना, तो जब ये एग बन रहा होता है ना, तब भी वो जो ओजेनेसिस के टाइम पे ये जब ये हो रहा होता है ना, तो ये जो बैग होता है ये एंजाइम को भी सीक्रेट कर रहा होता है, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। ये देखिए, ये यूट्रस के बाहर में ये दिख रहा है, रेड रेड सा कुछ हो रखा है, ये यूट्रस की वॉल बनाने लगता है बेड तरीके का, ताकि जब अगर कोई एम्ब्रॉय आए तो उसके लिए घर तो बनाना पड़ेगा, वो रहेगा कहाँ, तो उसके लिए बेड जैसा कुछ बनाने लगता है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स एंड खाने उसका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ताकि वो बेबी वहां पे आके एम्ब्रॉय आके डेवलप हो पाए इजीली, उसको सब कुछ मिलता रहे, ब्लड वेसल्स एंड फूड एंड एवरीथिंग वहां पे मिले, इसलिए वो वहां पे डेवलप करता है। एक ये होता है एस्ट्रोजन, यहाँ से दे रहा होता है। फिर जब वो एग निकल के बाहर आ गया फिलिपिन ट्यूब में, उसके देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो पकड़ के फिलिपिन ट्यूब में उस एग को ले लेते हैं, तो वो जो पैकेट बचता है जिसमें वो एग डेवलप हुआ रहता है, वो भी ओवरी में ही रह जाता है। अब वो वापस से रीयूज होता है। वो ओवरी के अंदर जो वो पैकेट रहता है, वो एक और एंजाइम, एक और हार्मोन को सिक्रेट करता है, उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। वो प्रोजेस्टेरोन भी वापस से यूट्रस में जाता है, और वो भी यही काम करता है, यूट्रस के जो ये वॉल को वो थिकन करता है, वहां पे ब्लड वेसल्स डेवलप करता है, एंड सब कुछ प्रॉपर ठीक करता है, घर बनाता है। बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि यूट्रस के अंदर एक गद्देदार अच्छा सा सॉफ्ट सा घर बना रहा है, जिसमें ब्लड वेसल्स हो और सब कुछ हो, ताकि एम्ब्रॉय प्रॉपरली अच्छे से डेवलप हो पाए, नहीं तो वो डेवलप कैसे होएगा। तो ये यहाँ पे ये काम हो रहा होता है। अब वहां पे वो एग जाके फिलिपिन ट्यूब से आगे घुसता है। अब फिलिपिन ट्यूब से आगे जाता है, ये जो पहला वाला होता है फॉलिकुलर जो फेस होता है, ये 11 to 14 डेज का होता है। उसके बाद जो दूसरा ओवल्यूशन जो फेस होता है, जब वो एग पूरा डेवलप होता है, वो होता है 14 डेज का अप्रोक्स। तो ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल अप्रोक्स 28 डेज प्लस माइनस 2-3 डेज की होती है। अब क्या होता है, जब ये आगे जाता है एग, तो 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो स्पर्म से यूनाइट होएगा या नहीं होएगा। तो वो वहां पे जाता है, वहां पे अगर स्पर्म आता है, तो वो स्पर्म आता है, तो उसमें भी एक स्पर्म नहीं आते, बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं। तो ये जो ओवरी होती है, ये उनमें से जो बेस्ट पॉसिबल स्पर्म होता है, जो सबसे हेल्दी स्पर्म होता है, जो उसको लगता है बेस्ट अच्छा स्पर्म है, हेल्दी है, सब कुछ है, वो उससे यूनाइट होती है। और वो यूनाइट हुई होती तो वो सीधे यूनाइट होते ही यूट्रस में नहीं आती, यूनाइट होके 3-4 दिन वहीं पे रहती है, ये जो फिलिपिन ट्यूब में रहती फर्टिलाइजेशन, पूर्वा जी, जो हाँ? फर्टिलाइज जैसे जब एग यहाँ से निकला, देखिए एग ओवरी से निकला एग, और ये फिम्ब्रियो है, और ये फिम्ब्राई जो है ये इसको खींच लेगी, और खींच लेने के बाद ये सिलिएटेड उसकी वो होती है वॉल्स। तो सिलिएटेड वॉल से क्या होता है, वो धीरे धीरे उन्हीं के सहारे आगे आगे बढ़ता है। तो इनमें ये जो देखिए, ये वाला किनारे देखिए, यहाँ पर ये यहाँ से निकला और यहाँ पर गया, ये एम्पुला रीजन मान, एम्पुला माने हमेशा समझिए फूला हुआ जो जगह होती है वो एम्पुला कहलाती है। उस जगह पर जाकर के एग रुक जाता है। अब एग रुका हुआ है, अब वहां पर एग तो यहीं पर रुक गया। अब यहाँ से इस वेजिनल ओपनिंग से
यहाँ से स्पर्म शुरू करते हैं ट्रेवल करना, और ये संख्या में कई होते हैं, लेकिन अंत में जो यहाँ पर पहुंचता है उसके पास लगभग 200-250 करीब ये समझ लीजिए होते हैं। एक समय में एक ओवरी से एक महीने में एक ही तरफ से ओवरी जो है निकालेगी एग, दोनों तरफ से नॉर्मली नहीं निकालती, लेकिन विसंगति ये भी हो सकती है कभी दोनों तरफ से निकाल दे, वो भी विसंगति होती है। विसंगति उससे जो है दो बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, तो वो इसीलिए होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए रुक गई, यहाँ पर उसने रुकी हुई, और ये इनको जाकर के इतना पूरा क्रॉस करना है, क्रॉस करने के बाद यहाँ पर आकर के इस जगह पर फर्टिलाइजेशन होना है एम्पुला रीजन पे। एम्पुला रीजन इधर से नीचे से 1/3 होता है और इधर से 2/3 होता है, ठीक। अब यहाँ पर प्रोसेस ये हो गया। अब इधर बीच में क्या हुआ, बीच में बताया है पूर्वा जी ने कि यहाँ पर LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, दो ऐसे हार्मोन हैं जो यही निकालते हैं फॉलिकल्स, ये और ओवरी निकालती है, फॉलिकल्स निकालते हैं, और वो निकालती है पिट्यूटरी। तो दोनों के प्रभाव से यहाँ पर आकर के क्या ये बेड जो बन रहा है, जो बेड बन रहा है यूट्रस का, ये बेड बन रहा होता है। और बेड उसके यूट्रस की 3 वाल्व होती हैं, एंड्रोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो 3 वाल्व होती हैं। तो 3 वाल्व जो है उनमें जा करके ये जब यहाँ से निकल करके ये आएगा तो ये लगभग 5वें दिन पहुंचता है वहां पर। और 5वें दिन जब यहाँ पहुंचे, देखो तो दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जब फ्यूजन हुआ यहाँ पर ओवा का और स्पर्म का, वो फ्यूजन, वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। उसके जब यहाँ से आ करके और ये यहाँ पर अटैच होता था, इट इज नोन एज इम्प्लांटेशन, और इट इज आल्सो नोन एज कंसीविंग। और इसके बाद जो है तब आगे, हाँ बोलिए पूरा जी। वो लेकिन ये कंसीव करने के लिए सबसे जरूरी चीज ये होती है कि उस टाइम पे लेडी के पास वो जो हार्मोन्स जो सीक्रेट हो रहे हैं वो बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे होने चाहिए। बेसिकली लेडी का मेंटल स्टेटस और उसका मूड वगैरह सब ठीक होना चाहिए, तभी हार्मोन्स अच्छे से सीक्रेट होंगे, तभी वो कंसीव कर पाएगी। अगर वो नहीं होता तो सब कुछ होके भी, ओवरी आके भी, स्पर्म आके भी, सब कुछ होते हुए अगर हार्मोन्स प्रॉपर उसको हेल्प नहीं करेंगे तो वो कंसीव नहीं करती है। तो जब ये कंसीव, सबको इसमें 2 फेस होते हैं, कंसीव किया या नहीं किया। अगर वो कंसीव करेगी तो 5 दिन यहाँ पे रह के अच्छे से कंसीव रहती है, समझती है, फिर वो धीरे से यूट्रस में आती है। फिर अगर वो कंसीव कर चुकी है और हो चुका, तो ये जो 3rd फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसको हम बोलते हैं पीरियड्स होना, वो नहीं होएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होएगी। वो कंसीव करके बेबी वहां पे रहेगा और वो एम्ब्रॉय रह के वो बेबी बन के बाहर आएगा। और बाई चांस सपोज करो कंसीव नहीं किया, ड्यू टू एनी रीजन, हार्मोन नहीं हुआ या जो भी, स्पर्म ही नहीं आया, तो वो फिर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर क्या होता है, ये एग वापस से वेट नहीं करेगा दोबारा कि नेक्स्ट स्पर्म कोई आएगा या कुछ होगा। फिर ये स्पर्म ओवरी बाहर निकल के ये बॉडी से बाहर निकलती है, और ये जो जितनी भी वॉल है, जितनी भी ये अपने यूट्रस के बाहर जो वॉल बनी है, ये वॉल थिकनिंग जो हुई है, वो सब बाहर आती है। इसलिए इस सब के कारण मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है और हम लोग पीरियड्स होते हैं। ये दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ लेडीज, जो हमेशा विद इन अ मंथ 28 डेज प्लस माइनस 2-3 डेज में हमेशा होती है। अब सब 2 चीजों, अब ये हुआ कि हमने कंसीव नहीं हुआ और कुछ नहीं हुआ, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई। अब हुआ बाई चांस सपोज करो कंसीव कर लिया और वो सब कुछ प्रॉपर होके वो यहाँ पे यूट्रस में आके एम्ब्रॉय है, तो वो एम्ब्रॉय यूट्रस में 280 डेज प्लस माइनस 7 डेज के लिए यहाँ पे रहता है। अब इस टाइम पे ये जो वॉल बन चुकी है, इसको भी प्रॉपर थिक रहना जरूरी है, ये वॉल हिला नहीं सकते हैं। दिस इज द ओनली वॉल जो अपने आप पूरा सपोर्ट कर रही है एम्ब्रॉय को डेवलप होने के लिए। बेसिकली एम्ब्रॉय आ गया, इसका ये तो नहीं मतलब कि हम घर को खराब कर देंगे, घर तो हमको और बेटर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो एम्ब्रॉय आ चुका है, अब उसको तो और प्रॉपर हेल्थ सब कुछ चाहिएगा, और जैसे जैसे बढ़ेगा। और अब एक एम्ब्रॉय नींव बन रही है, एक इंसान के बनने की नींव बन रही है, तो उसको सब कुछ बहुत प्रॉपरली चाहिए होता है। तो उस टाइम पे लेडी को
बहुत, एक तो जब, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो होता है सिक्रेशन बढ़ाना पड़ता है बॉडी को, और उसको बढ़ाने के लिए लेडी को बहुत कैलोरीज की जरूरत होती है, बहुत खाने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि 50 kg की लेडी को 8000 कैलोरीज लग जाती है डेली। और ये फर्स्ट 3-4 मंथ्स तो क्योंकि हार्मोनल चेंज हुए हैं बॉडी में, अब वो लेडी उसको डेवलप बर्दाश्त कर पाए नहीं कर पाए, इसलिए जो होता है मॉर्निंग सिकनेस और न्यूजिया या वॉमिटिंग, जो ये सब जो होता है, ये इन हार्मोनल चेंजेस के कारण होता रहता है। जो ग्रेजुअली बॉडी उसको सेट हो जाता है 9th मंथ तक, ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। और ये बेबी, फिर हमारा वो जो सर ने एक वर्ड बताया कि 9 मंथ के बाद ये पार्चुरेशन होता है। अब ये पार्चुरेशन डिटैचमेंट ऑफ मदर फ्रॉम द चाइल्ड, वो बेबी बाहर आ जाएगा, फिर वो पार्चुरेशन होता है। अब जब क्योंकि पार्चुरेशन होता है तो एम्ब्रॉय बाहर आ गया एज अ बेबी। अब लेकिन बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं होता है। तो एक को मैंने कहा था 3 अपने सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, तीसरा होता है एसोसिएटेड सेक्स ऑर्गन, दैट इज ब्रेस्ट। वो अब आता है क्योंकि अब बेबी का वो डेवलप हुआ नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम। लंग्स तो डेवलप हो गया, हमने लंग्स में देखा था, जब बेबी पैदा होता है तो फर्स्ट ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो हमने देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स डेवलप हो गए, बट और वो डेवलप नहीं, तो वो फीड करवाता है मदर की मिल्क पे। तो अब मदर का बोल। हाँ, ये जो यहाँ से ये यूट्रस का पूरा भाग है, और ये है जो किनारे जहां मिलता है नीचे आकर के, वो सर्विक्स कहलाता है। सर्विक्स माने समझ लीजिए, ये वाला सर्विक्स नहीं हम बता रहे हैं, मतलब इसमें चित्र में बना हुआ ना, मालूम है, ये सर्विक्स कहलाता है। जो जहां पर सर्विक्स माने समझ लीजिए बोतल की जैसे छोटी सी वो होती है गर्दन, तो उसी तरह ये सर्विक्स है। ये वाला नीचे सर्विक्स है। ये सर्विक्स के बाद दो ये रास्ते हैं। अब यही रास्ता जो है वहां से लेकर वेजिनल ओपनिंग, सर्विक्स से लेकर के वेजिनल ओपनिंग तक का रास्ता बर्थ कैनाल कहलाता है। तो ये जानना जरूरी है क्योंकि ये दिस इज नोन एज बर्थ कैनाल। अगर सर्विक्स निकलता है, हाँ, सर्विक्स में प्रॉब्लम होती है तो यही कॉन्ट्रैक्शन के सिस्टम से और हार्मोनल की फीडबैक से, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो इसमें है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में 2 फीडबैक काम करते हैं। एक फीडबैक नेगेटिव, हमने पढ़ा था नेगेटिव फीडबैक, और एक पॉजिटिव फीडबैक, दोनों काम करते हैं यहाँ पर। और बेबी बर्थ में पॉजिटिव फीडबैक काम करता है। ठीक है, बस इतना हम बताना था, आगे तो बता ही देंगे आगे। सर्वाइकल कैंसर भी यही होता है ना लेडीज? हाँ, ये सर्वाइकल, इसी को सर्वाइकल, क्योंकि सर्वाइकल माने जिससे गर्दन में सर्वाइकल, तो वो भी बोतल की तरह गर्दन क्या होती है, बोतल की जो ऊपर गर्दन होती है उसी तरह होती है, वैसे यहाँ सर्वाइकल होता है, ऐसे सर्विक्स ये भी कहलाता है। तो सर्विक्स माने वो नॉर्मली जो व्यवहार में है उसी के हिसाब से है, तो वहां पर इसको सर्वाइकल, इसको यहाँ पे होता है। इसमें क्योंकि तमाम चीजें होती है, ये भी सेंसिटिविटी के हिसाब से बहुत वो होती है ना, इसलिए यहाँ पर कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। दिस इज नोन एज, कभी इसमें इसी में प्रॉब्लम हो जाती है, बस वो है। और ये इसकी फिलिपियन ट्यूब, ये जो ओविडक्ट कहलाती है, फिलिपियन ट्यूब भी इसको बोलते हैं हम लोग। दिस इज जस्ट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग दिस साइड, और इसमें एम्पुला रीजन में ही आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ये ध्यान देने की बात है। 3 लेयर होती है, तीनों लेयर, एक लेयर स्मूथ मसल की होती है, और एक जो बाहरी वाली होगी जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और जिसको वो कर सकते हैं, वो स्मूथ मसल होकर के वो स्केलेटल मसल होंगी, क्योंकि जिनको हम आप स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं वो। ठीक है, अब आगे चलिए। हाँ पूर्वा जी आगे बता रही थी आप। सर तो वो जब वो होता है तो उसके क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता है, तो वो मदर के, तो ब्रेस्ट थोड़े हेवी होते हैं, वहां पे मिल्क का सिक्रेशन होता है। ये एक्चुअली ये होता है हाइपोथैलेमस, हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस से। ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के 2 पार्ट होते हैं, एक्सटीरियर और इंटीरियर। ये इंटीरियर पिट्यूटरी में ग्लैंड होता है, एक हार्मोन होता है लैक्टेट हार्मोन, वो जाता है, वो जब ये पैचुरेशन हो जाता है, मतलब डिलीवरी हो जाती है ना, तो क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन
खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट नेगेटिव में चला जाता है। तो जब ये नेगेटिव में जाता है तो हाइपोथैलेमस के पास इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो एलएच वो लेक्टिन हार्मोन को सीक्रेट करता है, जिससे ब्रेस्ट के अंदर मिल्क बनना शुरू हो जाता है। लेकिन मिल्क बनना और मिल्क आना दो अलग अलग हार्मोन्स का वर्क होता है। तो जब ये लेक्टिन हार्मोन से ब्रेस्ट में मिल्क बनने लगता है, लेकिन ये मिल्क का सिक्रेशन का के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन से तो बनता है सर, और ऑक्सीटोसिन से ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ द स्टिमुलेट करता है ब्रेस्ट को, उससे सिक्रेशन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का बेसिकली काम होता है जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो काम होता है, जनरली ये इसका काम होता है। जब और ये स्टिमुलेट कैसे होता है, ऑक्सीटोसिन का स्टिमुलेट होने का मतलब एक मातृत्व या बोल मदरहुड के कारण होता है। बेसिकली माँ को पता चलता है कि उसका बेबी भूखा है या उसका बेबी रोया है, उसको भूख के कारण रोया है, तो हाइपोथैलेमस में अपने आप एक कुछ ट्रिगर होता है, उस ट्रिगर के कारण वो ऑक्सीटोसिन डेवलप सीक्रेट होता है, और वो ऑक्सीटोसिन से वो मिल्क आना अपने आप शुरू हो जाता है। That's the thing. And the moment a baby touches the breast to have the feed, वो मिल्क सीक्रेट होना अपने आप शुरू हो जाता है। और सपोज करो कभी मम्मी भूल जाए दूध पिलाना और वो बेबी रोया, तो वो ऑक्सीटोसिन इज सो पावरफुल कि वो बेबी पास में भी नहीं होगा तो भी मिल्क सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये बेसिकली ऑक्सीटोसिन का काम होता है। मतलब इसमें बेसिकली ये समझना पड़ता है कि लेडी का पूरे लाइफ में इतना हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि हर फेज पे कुछ ना कुछ हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। अब हमको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए जो हमको आगे जाके भी काम आती रहेगी। एक तो होता है मेनार्के इज द टाइम जब वो फर्स्ट बेबी वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है लेडी में, दैट इज कॉल्ड मेनार्के। और मोनोपोल्स, जैसे मैंने बताया कि वो जितनी भी फॉलिकल्स है वो हम बाय बर्थ ही लेके आए हैं, हमको अब डेवलप नहीं होंगे। जैसे किडनी एसेंस हम बाय बर्थ ही लेके आते हैं, बाद में किडनी एसेंस नहीं आता है, वैसे ही बाद में नहीं आता। तो जब ये एक टाइम 45-50 के बाद ये हमारे फॉलिकल्स ऑलमोस्ट बॉडी में खत्म हो जाते हैं। तो जब ये फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं तो मेनोपॉज वाला आ जाता है। डायस्टोमेनिया ये जो होता है, ये जब पेन फीलिंग में पीरियड्स के टाइम पे पेन होता है। पीरियड्स में पेन जनरली क्यों होता है, क्योंकि जब ये यूट्रस की वॉल थिकनिंग वाली जो चीज निकल रही होती है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऐसे ही इजीली नहीं निकलती। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है अगर किसी को ज्यादा होएगा तो उसके कारण से उसको डायस्टोमेनिया करके इसको बोलते हैं। दिस इज द जनरली अगर कोई बेलेरिया है बोले हमको हमेशा मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही पेन होता है, विदाउट मेरा गेट बंद कर देना प्लीज, तो उसको बोलते हैं डायस्टोमेनिया। और प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन होते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले थोड़ा थोड़ा पेन होता है, जनरली पैरों में लेग्स में पेन होता है, ब्रेस्ट हेवी हो जाते हैं, एंड ऑल दीज आर कॉल्ड प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन बिकॉज ये इंडिकेट करता है जनरली लेडीज को कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला है। अब ये मेनोरेगिया और ये मेट्रोरेगिया, ये दो चीजें टर्म्स हैं, ये हमको सीए में भी बाद में बहुत बार यूज आ रही है। ये मेनोरेगिया होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में फ्लो ऑफ ब्लड ज्यादा कंटिन्यू और लॉन्ग पीरियड तक होता है। ये हमको आगे जाके हम ये एनर्जी एंड ऑल सब का सीए में पढ़ेंगे तब भी हमको यूज आएगा। दिस इज कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का में फ्लो ज्यादा है और उसका पीरियड ड्यूरेशन भी लंबा है, तो मेनोरेगिया होगा। मेट्रोरेगिया जब फ्लो कम है और ड्यूरेशन भी कम है, दैट इज माइक्रोरेगिया। पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि अगर कोई लेडी को विद इन 28 डेज का साइकिल है, उस साइकिल से बीच में भी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमेनोरिया। ये जनरली होता है या तो मेनोपॉज के टाइम पे होता है, या डिलीवरी हुई होती है जस्ट उस टाइम पे होता है, या जनरली होता है मेनार्के स्टार्ट ही हुआ है बच्चे को, तो उस पीरियड में भी मतलब जनरली 3 टाइम पे होता है। और इसमें एक दिया नहीं है, एक चीज होती है, ये जो वॉल पे ये वॉल बन जाई है, सपोज कर ये वॉल किसी कारण से पूरी बाहर नहीं आ पा रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एक दफा
तो जनरली कहते हैं ना यूट्रस में फिंट हो गया, यूट्रस में कैंसर हो गया, ये सब, ये बेसिकली मुझे लगता है ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है पूरा बाहर नहीं आ पाता है और वहां पे जाके एक्टिवलेट होता रहता है ग्रेजुअली। एक चीज रहेगी फिर धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी, तो वो जाके इसीलिए जनरली लेडीज को यूट्रस में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो वहां से प्रॉपर्ली क्लियर नहीं होता है और वहां पे एक्टिवलेट होता रहता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है बाद में। तो एक एज के बाद कभी कभी ये भी होता है हम लोग को यूट्रस भी निकलाना पड़ जाता है। सर ऑलमोस्ट डन। हाँ, वेरी गुड। अभी इसको शेयर करना बंद कर दें? फोटो जो आपने दी हमारी बुक में नहीं थी। हैं? आपने जो फोटो दिखाई वो हमारी बुक में नहीं थी। वो नहीं बाहर की हो, तभी तो मैं कह रहा था उन्होंने। नहीं, थोड़ा सा जो थोड़ा आइडिया रहता है उसका, उसके साथ बता दिया। कोई जनरल वाला है, कोई ऐसा है? थैंक यू पूर्वा जी, थैंक यू। बहुत अच्छा पूर्वा जी, बहुत अच्छे पूर्वा से जी ने बहुत समझाया। मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। इन्होंने कई जगह बहुत पढ़ा, मेहनत है, सही में बहुत मेहनत है। बहुत बहुत पढ़ा है और जो है